हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड स्टार्टर 75 का डिप 4। उसके 8 के 8 प्रॉब्लम है जो वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, जिसको नहीं पता, मैं हर कॉन्टेस्ट के बाद डेली डिस्कशन करता हूं एक डिस्कॉर्ड चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है वो डिस्कॉर्ड चैनल। मैं हर रोज कंटेस्ट के बाद वहां पर डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पर। टैक्स सेविंग। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक शेफलैंड है, उसमें हर कोई वाई रुपीज से ज्यादा कमाता है। सॉरी, जो भी वाई रुपीज से ज्यादा कमाता है उसे एक टैक्स पे करना होगा। तो शेफ ने एक स्पेशल स्कीम रखी है जिसमें हम कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने कुछ पैसा कमाया है एक्स, जो कि वाई से ज्यादा है। हमें ये निकालना है कि हमें सबसे जितना कम हो सके उतना पैसा हमें अगर इन्वेस्ट करना है टैक्स से बचने के लिए, तो कितना करना है। तो मैं ये समझा देता हूँ। मान लो हम वाई कमाते हैं, ये हमारी इनकम है। और अगर एक्स से ऊपर है वाई, तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि टैक्स ना लगे। तो कितना कम कर सकते हैं। तो हम अपना जो पैसा है वो एक्स के बराबर लाने के लिए वाई माइनस एक्स को इन्वेस्ट कर देंगे, और जो बचा एक्स उस पर तो टैक्स लगने नहीं वाला। तो हमारा आंसर सिंपली वाई माइनस एक्स हो जाएगा। हम इसमें एग्जांपल भी देखें तो जैसे 4,2। तो फोर वाई 4 है और एक्स 2 है। तो 4 - 2 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है। 8 - 7 1 आ रहा है। 5 - 1 4 आ रहा है, और 2 - 1 1 आ रहा है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कोड है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इनपुट लिया और a - b किया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे, प्रॉफिट इंक्रीमेंट। तो जो शेफ है उसने एक स्पेशल फ्रूट सेल करना स्टार्ट किया है। X रुपीज उसका प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस है X रुपीज, और वो एक प्रॉफिट अर्न करता है Y रुपीज का। तो मैं ये और शेफ ने डिसाइड किया वो उसका सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा देगा। तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट। तो इसका देखते हैं। X रुपीज है उसका सेलिंग प्राइस। तो SP है इक्वल टू एक्स, और Y रुपीज का प्रॉफिट उसको मिलता है। तो प्रॉफिट है Y के बराबर। तो अगर ये प्रॉफिट है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। तो CP क्या हुआ, SP - P, ऐसा कुछ। अब हमने SP बढ़ाया 10% से, तो मतलब SP प्लस SP इंटू 10/100, ये है न्यू SP। SP की वैल्यू अब ये होगी, सेलिंग प्राइस की। यहाँ पे प्रॉफिट की क्वेश्चन, हाँ, तो प्रॉफिट की क्वेश्चन ये है। अब कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हो रहा, सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है। तो हमारी प्रॉफिट की क्वेश्चन क्या बन जाएगी। प्रॉफिट की क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, SP - CP इक्वल टू SP प्लस SP इंटू 1/10 माइनस CP। हाँ। तो ये है हमारा नया प्रॉफिट। और जो पुराना प्रॉफिट क्या था, पुराना प्रॉफिट था सिंपल SP - CP। तो हम अगर दोनों प्रॉफिट्स का डिफरेंस ले, वो क्या आता है, ये P1 ले लो। और P1 - P क्या होता है, एस SP, सॉरी P1 यही हो गया ना। तो ये सिंपल यही आंसर हो गया, SP प्लस SP/10 माइनस CP। अब CP को भी हमें रिप्लेस करना है। तो CP की वैल्यू क्या है, SP - P। तो इसको क्या लिखेंगे, SP प्लस SP/10 माइनस SP - P। और इसकी वैल्यू क्या है,
ये एस पी और एस पी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एस पी और ये वाला एस पी, क्योंकि ये माइनस है। तो क्या बचेगा, सॉरी ये वाला एस पी और ये वाला एस पी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एस पी बाई 10 प्लस पी। ये हमारा आंसर है। तो अगर यहाँ देखें, और ये भी लिखा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 100 से डिविजिबल है, तो 10 से भी डिविजिबल होने वाला है। तो बस सेलिंग प्राइस बाय 10 प्लस पी करना है। तो 100/10 प्लस 10 क्या होता है, 20। 200/10 प्लस 5 क्या होता है, 25। 500/10 प्लस 10 क्या होता है, 60। और 100/10 प्लस 7 क्या होता है, 17। तो सिंपल सा आंसर है। दो इनपुट लिए, बी प्लस ए बाय 10 कर दिया, बी है प्रॉफिट और ए है सेलिंग प्राइस। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब ये टू रेंजेस, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें दो रेंजेस दे रखे हैं, ए टू बी एंड सी टू डी। हमें फाइंड करना है ऐसा कौन 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 कितने इंटीजर्स हैं जो एटलीस्ट एक रेंज में आते हो, ए से बी और सी से डी, एटलीस्ट उन दोनों में से एक में आते हो। ऐसा नहीं है कि अगर वन दोनों में आ रहा है तो दो बार गिनेंगे, एक ही बार गिनना है, और हमें फाइंड करना है कितने इंटीजर्स हैं। तो अब इसमें अगर आप कंस्ट्रेंट देखोगे तो ए और बी दोनों 8 से कम है। तो मतलब हमें 8 इंटीजर ही पॉसिबल हैं जो एटलीस्ट एक बार इन दोनों में आ रहे हैं, उसके अलावा कोई नंबर आ ही नहीं सकता है रेंजेस में। तो हमें एक तरह से बस एक फॉर लूप लगानी है और आठों नंबर को चेक कर लेना है कि वो उनमें से किसी एक रेंज में आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर मान लो एक नंबर एक्स है, वो ए से बी के अंदर आ रहा है, तो हम आंसर को एक से प्लस कर देंगे। अगर वो सी से डी में आ रहा है तो भी एक से प्लस कर देंगे। अगर दोनों में आ रहा है तब भी एक से ही प्लस करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों में आ रहा है दो बार कर देंगे। तो हम इसका कोड काफी सिंपल है। ये है इसका कोड, हमने चार इंटीजर लिए ए बी सी डी। बस हमने 1 से लेकर 8 तक चेक किया कि जो आई है वो मतलब इस रेंज के अंदर है कि नहीं। आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड आई लेस देन इक्वल टू बी, ये वो चेक कर रहे हैं। और या फिर ये और स्टेटमेंट लगाइए, या फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू सी और आई लेस देन इक्वल टू डी है। इन दोनों में से एक भी चीज हो जाती है तो हम आंसर को एक से प्लस करेंगे। आंसर इक्वल टू 0 था और आंसर एक से प्लस करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमें दोनों के लिए अलग अलग से नहीं करना। और एग्जाम्पल्स पे चेक कर लेते हैं। वन को देखें, वन 1 से 3 में आ रहा है। वन इसमें नहीं आ रहा है। और टू को देखें, टू इसमें आ रहा है और उसमें नहीं आ रहा है, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। थ्री इसमें आ रहा है, फोर किसी में नहीं आ रहा है, फाइव इसमें आ रहा है, सिक्स किसी में नहीं आ रहा है, सेवन किसी में नहीं आ रहा है और एट किसी में नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर फोर हो जाएगा, 1 2 3 और 5। सिमिलरली बाकी एग्जाम्पल में भी हम चेक कर लेंगे। आई होप समझ तो आ ही गया होगा इजीली। तो रेंजेस में चेक करना काफी इजी होता है। अब मैं आता हूँ अ, अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 3 पावर्स ऑफ 2। ये अच्छा प्रॉब्लम था, ये थोड़ा ट्रिकी भी था। हमें देखना है कि एक नंबर, क्या एक नंबर टू की तीन पावर से, मतलब 3 बार टू की कुछ पावर लें उससे रिप्रेजेंट हो सकता है कि नहीं, नॉन नेगेटिव पावर्स वो भी। तो वो हमें यस या नो रिटर्न करना अगर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो कि हमारा नंबर एक्स है, क्या वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, पावर ऑफ 2 आई प्लस पावर ऑफ 2 जे प्लस पावर ऑफ 2 के। तो इसे हम केसेस से सॉल्व करेंगे। देखो, अगर नॉर्मली एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी कुछ तो इस नंबर की, चलो मान लो इसमें 3 से ज्यादा बिट्स आती हैं, मतलब एक यहाँ ऐसे 4 बिट्स आ गई, मान लो 3 से ज्यादा बिट्स आती हैं। तो हमें हर एक बिट के लिए एटलीस्ट एक पावर तो लगेगी टू की, है ना। हर एक बिट के लिए एटलीस्ट एक पावर टू की लगेगी ही लगेगी हमें, उससे कम में हो ही नहीं सकता। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि इन दो बिट्स को एक टू की पावर से लिख दो, लिख ही नहीं सकते हो, बिट्स का मतलब ही वो है, हर एक एक टू की पावर है। तो अगर ये 3 से ज्यादा हुई तो हमारा नो आने ही वाला है। इफ काउंट ऑफ बिट्स इज ग्रेटर देन 3, तो इट्स नो, क्योंकि इस केस में कुछ हो ही नहीं सकता है।
अब अगला केस लेते हैं, एज इफ काउंट इक्वल टू 3। इस केस में तो चलो इजी है काफी, यस ही आने वाला है, क्योंकि तीन अलग बिट्स है, तीनों को अलग अलग से ले लो। अब हम अगला केस देखते हैं, अगर काउंट ऑफ बिट्स 2 है। अब ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है मामला। अब मान लो हमने इस ऐसे रिप्रेजेंट किया, सिर्फ दो ही बिट्स है पूरे नंबर में। अब देखो, अब ऐसा तो सीधा सीधा ऐसा हम कर सकते हैं कि दोनों बिट्स को एक एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दे, एक एक अलग नंबर से रिप्रेजेंट कर दे, पर हमें एक और बिट यूज करनी ही करनी है। तो हम एक और तरीका होता है कि हम जो मान लो ये छोटी वाली बिट है, ये वाली बिट दो बार ले लें। मतलब अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख दूं, तो मैं जीरोथ बिट दो बार लूं अगर, मतलब जीरोथ बिट्स 0,0 और एक सेकंड बिट ले लूं। सेकंड बिट इसके लिए और दो जीरो बिट्स इसके लिए, क्योंकि हम दो सेम बिट से एक बड़ी वाली बिट बना सकते हैं, अगर आप ध्यान दो सही से। तो ऐसा है कि हम मोस्टली जो है कि हम दो बिट से ये वाली बिट बना सकते हैं, तो इसमें हमारी तीन बिट यूज हो जाएंगे। पर हमें ये सारे केसेस के लिए देखना है, ये तो एक केस है। अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि अगर किसी एक बिट, कोई बिट है उसके आगे कुछ भी जीरो आ रहा है, अगर अगली बिट जीरो है, तो हम उसको इजीली दो बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर टोटल दो बिट है, हमें चाहिए कि एटलीस्ट एक बिट के आगे जीरो आ रहा हो। तो अगर हमारे पास दो ही बिट है, तो मोस्टली हर केस में किसी ना किसी एक बिट के आगे जीरो आ जाएगा। जैसे ये वाला केस ले लो, इसमें इस बिट के सामने जीरो है। अब हमें वो केस देखना है जब कोई जीरो ही ना आ रहा हो, एक भी जीरो ना आ रहा हो, तो एक ही केस बनता है ना, दो वन आ रहे हैं और यहाँ पे कोई जीरो ही नहीं है। तो आप ये सोचोगे कि इसमें आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि आगे कोई जीरो नहीं है, तो दो बिट से कैसे बनेगा। बट ध्यान दो, थ्री, जो थ्री है, अगर हम तीन बार टू रेस टू बार जीरो ले, तो थ्री बन जाता है। तो जो उसका एक लौता केस था जिसमें दिक्कत आ सकती थी, उसमें भी नहीं आ रही है दिक्कत, क्योंकि हम जीरो बिट तीन बार ले रहे हैं। तो जहां हमें लगा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब यहाँ पर और केसेस बन सकते हैं, तो काउंट टू के लिए भी आंसर यस ही आने वाला है, चाहे जो मर्जी हो जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। अब लास्ट केस बचता है ये वाला, एक ही बिट हो पूरे नंबर में। अब इसे कैसे करेंगे, पूरे नंबर में एक ही बिट है, इसका क्या तरीका हो सकता है। तो अगर पूरे नंबर में एक ही बिट है, मान लो ऐसा कुछ आगे कुछ नंबर ऑफ जीरो है, ऐसा कुछ, तो हम इसे तीन बिट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें ये सोचना है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे दो बिट्स को, दो अगर हम सेम बिट्स लें तो एक बिट बना देते हैं। जैसे कुछ पावर ऑफ टू कॉमा आई प्लस पावर ऑफ टू कॉमा आई लें, तो दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ टू कॉमा आई प्लस वन, है ना। बट हमें एक और बिट इसके साथ जोड़नी है, ताकि बिट्स बढ़े ना, क्योंकि अभी तक दोनों मिला के एक ही बिट बनाई है, क्योंकि ये सेम है। अगर कुछ भी अलग होता है तो दो अलग बिट्स ना बनती। अब हमें जो तीसरा नंबर लेना है वो भी ऐसा लेना है कि एक ही बिट बने। तो हम तीसरा नंबर क्या लेंगे, जो तीसरी बिट होगी वो टू पावर आई प्लस वन होगी, क्योंकि वो दोनों, अगर मैं इसमें अब ऐड करता हूँ पावर ऑफ टू कॉमा आई प्लस वन प्लस पावर ऑफ टू कॉमा आई प्लस वन, तो ये मेरे को देता है पावर ऑफ टू कॉमा आई प्लस टू। तो ये जो केस है ये वाला तो बन ही जाएगा। मतलब एक एक बिट वाला केस है, उसमें बस ये कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारा आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू होना चाहिए। आई आई से मेरा मतलब है जैसे ये माय बैड, जैसे ये आई है, तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हम जीरो बिट से कम वाली बिट तो ले नहीं सकते हैं। तो हमेशा आई प्लस टू की पावर मिनिमम पावर बन सकती है, मतलब तो मिनिमम पावर जो है टू की पावर टू बन सकती है। एटलीस्ट फोर तो होना ही पड़ेगा नंबर को, अगर एक ही बिट है उसमें, एटलीस्ट फोर तो होना ही पड़ेगा।
क्योंकि उससे कम हुआ तो ये बन नहीं पाएगा, i+2 वाला फॉर्म बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि i-1 होना पड़ेगा अगर 2 बनाना है। तो i+2 हमेशा टू पावर 2 से शुरू हो रहा है। तो सिर्फ 4 वाला ही केस है, सॉरी, सिर्फ 4 से कम वाले नंबर नहीं बन पाएंगे एक बिट वाले केस में। तो वो क्या केसेस हैं? दो ही केसेस हैं, 2 और 1, क्योंकि इन दोनों में ही एक बिट होते हैं और वो 4 से कम है। तो यहाँ पर आप कोड देख सकते हो, वही सेम चीज की है। मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट किए के में। अगर 3 से ज्यादा है तो नो, जैसे इसमें था। 3 से ज्यादा है तो नो, 3 है तो यस, 2 है तो यस, उस पे भी यस। अब जो तीसरा केस है k=1, इसमें बस दो ही केसेस हैं, इफ s=1 और s=10, तो उसमें नो, एल्स यस। मैं एग्जाम्पल में भी समझा देता हूँ एक बार। जैसे यही एग्जाम्पल है, इसमें तो नहीं बन पाएगा, जैसे क्योंकि यही वाला केस है। इस वाले में कैसे बनेगा? इसमें मैं 2 की पावर 2 2 बार लूंगा और 2 की पावर 0 एक बार। तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 9 बन जाता है, जो कि ये नंबर है। इसमें क्या होगा? 2 की पावर 0 एक बार, 2 की पावर 3 एक बार और 2 की पावर 4 एक बार। तीन ही बिट्स है और तीनों अलग अलग बन जाएंगी। और इसमें 3 से ज्यादा बिट्स है, इसमें कुछ बन ही नहीं पाएगा। तो वो ही आ रहा है, नो यस यस नो। अब मैं आता हूँ अगले केस पर, अगले केस मतलब अगले प्रॉब्लम पर, प्रीफिक्स वन। तो इसमें मुझे एक स्ट्रिंग दे रखी है। मुझे इसमें से एक सब स्ट्रिंग चूज करनी है जो मैं हटाऊं, और वो सब स्ट्रिंग हटाने के बाद मेरे जो प्रीफिक्स वन है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। जैसे कि मान लो मेरी स्ट्रिंग में सिर्फ 1 और 0 ही है ऐसा है। और मान लो मैंने ये सब स्ट्रिंग हटा दी बीच में से। अगर मैंने ये वाली सब स्ट्रिंग हटा दी तो क्या बचा? 1 0 0। हटा देता हूँ, तो ये बची। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रीफिक्स वन के मतलब कितने प्रीफिक्स वन है? एक ही है। मान लो यही कुछ केस होता है ऐसा कुछ। तो वो मैंने मान लो ये वाली सब स्ट्रिंग हटा दी, तो अब कितने हुए? 6 हो गए। तो मेरे को ऐसी कोई सब स्ट्रिंग हटानी है जिससे ये जो प्रीफिक्स वन है वो मैक्सिमम हो जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? मैं उसके लिए क्या करूंगा, ये मुझे सोचना है। तो इसका सिंपल सा देखो, एक कंसेप्ट तो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वन स्टार्टिंग की तरफ लाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को शुरू के जीरोस तो हटाने पड़ेंगे, मतलब मेरा सबसे पहला सोचने का तरीका ये होगा कि मैं शुरू के जीरोस हटाने की कोशिश करूंगा। और जब शुरू के कुछ मान लो कुछ नंबर हट गए, तो जो बचना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के मान इसके साथ जुड़ के सबसे ज्यादा बन पाए। तो टेक्निकली मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि स्टार्टिंग में कितने वन है, क्योंकि वो तो रहने वाले हैं, उन पे कोई चेंज नहीं आने वाला। वो मेरे आंसर में आएंगे, मैं आंसर में ऐड कर दूंगा स्टार्टिंग में कितने वन है। अब जैसे ही पहला जीरो आया वहां से हमें हटाना शुरू करना है, क्योंकि अगर मैंने बाद बाद से हटाना शुरू किया तो प्रीफिक्स वन चेंज ही नहीं हो रहे हैं। मतलब ये जीरो तो यहीं पे रहेंगे, अगर मैं बाद वाले हटा रहा हूँ तो मेरे को यहीं से हटाने पड़ेंगे। और यहाँ से कहाँ तक हटाना पड़ेगा वो मुझे 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। पर उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम लिमिट एक्सीड हो सकती है। तो मैं इजी वे क्या है मेरा देखने का, सीधा का सीधा। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा और मैं देखूंगा कि कहाँ तक हटाना है। मान लो मुझे किसी नंबर यहाँ तक हटाना है, तो ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद लगातार वन है। तो मैं यहाँ तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है मेरा। मैं वहां छोड़ूंगा जहाँ जहाँ से वन फिर से शुरू हो रहे हो। और मुझे वन की ऐसी चेन चाहिए जो सबसे लंबी हो, तभी मेरा सबसे बड़ा आंसर आएगा, है ना? अगर मैं ये वाली चेन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से इतना हटा दूंगा तो मेरा आंसर 3 आएगा सिर्फ। अगर मैं यहाँ तक हटा दूंगा, जो वन की सबसे लंबी चेन है वो 3 है, तो मेरा आंसर 4 आ जाएगा। तो मुझे बेसिकली जब पहला जीरो है उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि वन की सबसे लंबी चेन कौन सी है। वो जो भी चेन होगी मैं वो आंसर में ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो बीच का सब कुछ हटके ये दोनों चेन साथ में आ जाएंगी। क्योंकि कोई और चेन आई छोटी साइज वाली तो वो आंसर छोटा ही रहने वाला है। तो मैक्सिमम के लिए मेरे को सबसे लंबी चेन ही चाहिए वन की। अब मैं एग्जांपल्स पर समझा देता हूँ एक बार। जैसे कि ये एग्जांपल है,
तो इसमें मैं सबसे पहले 0 से हटाने शुरू करूंगा, और यहाँ पर एक ही लंबी चेन है 1 की, 1 साइज की, तो मैं ये ऐड कर दूंगा आंसर में, 1 + 1 2 आ गया। इस केस में 0 स्टार्टिंग में है, तो मैं यहाँ से हटाना शुरू करूंगा। कहाँ तक हटाऊंगा? 1 की सबसे लंबी चेन यहाँ पे 2 साइज की चेन है, यहाँ पे 2 साइज की चेन है। चेन का मतलब ये कंजेक्टिव वंस कितने आ रहे हैं, अगर ना समझो हो। मुझे कंजेक्टिव वंस देखने हैं, क्योंकि वही मेरा आंसर बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैक्सिमम 2 ही है। और इनिशियली 0 वंस थे, तो 0 + 2 2 आ गया। यहाँ पर भी इनिशियली यहाँ पर तो लाइक 1 है ही नहीं है, तो इनिशियली 0 1 से। अब मेरे को देखना सबसे लंबी चेन कौन सी है। यहाँ देखूँ, 1 साइज की, 2 साइज की, 3 साइज की। तो 3 मेरा आंसर हो गया, 0 + 3 3। तो बस बेसिकली यही लिखना है मुझे कोड में। अब मैं कोड में क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कितने 1 आ रहे हैं स्टार्टिंग। तो मैं वो आंसर में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मैंने किया वो आंसर में इंक्लूड। तो अब जैसे ही मेरा पहला 0 आया, मैंने एल्स में लगाया, इफ एस आई इक्वल टू 1। एल्स मतलब कि जब पहला 0 आया, तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ आर, जो स्टोर कर रहा है मैक्सिमम लेंथ, सॉरी आर स्टोर कर रहा है कि अभी तक लगातार कितने 1 आए। मैं फिर से उसके अंदर एक फॉर लूप लगा रहा हूँ नेस्टेड, i + 1 से। क्योंकि मैं सिर्फ आगे चेक कर रहा हूँ कि मतलब कितने लगातार 1 आ रहे हैं, उसके लिए मैंने कोड लिखा है। अब अगर इफ एस ऑफ जे इक्वल टू 1 है, तो मैं आर आर को इंक्रीमेंट कर दूंगा, यानी कि अभी तक लगातार कितने 1 आया है वो इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर नहीं है, एल्स मैं आर को 0 कर दूंगा। मतलब अगर एस ऑफ जे 0 आया, तो लगातार 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी अभी फिलहाल, क्योंकि अभी एक भी लगातार 1 नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंक्रीज, यहाँ पर अगर फिर से 1 आ रहा है, तो इंक्रीज होती रहेगी आर की वैल्यू। और मैं हर स्टेप के बाद मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, बी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ बी कॉमा आर। ये मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ ताकि मेरे को मैक्सिमम चेन लेंथ पता लगे बी पे। तो मैं एंड में आंसर प्लस इक्वल टू बी कर रहा हूँ, और यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये ऑफ एन स्क्वायर नहीं है, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि मैं जैसे ही पहला 0 आ रहा है, मैं वहां पे ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आगे का चेक कर रहा हूँ। तो ओ ऑफ एन ही है कॉम्प्लेक्सिटी, ये जे इक्वल टू i + 1 से एन तक जा रहा है, और यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, और मेरा आंसर प्रिंट कर रहा है। तो बेसिकली ये था इसका सॉल्यूशन। अब 6th क्वेश्चन है, इक्वल हैमिंग डिस्टेंस। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था कॉम्बिनेटोरिक्स का। कॉम्बिनेटोरिक्स यानी प्रोबेबिलिटी नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो मुझे निकालना है हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स के बीच। सॉरी, मुझे ये देखना है, मुझे एक स्ट्रिंग सी बना, ए और बी स्ट्रिंग दे रखी है, मुझे एक स्ट्रिंग सी ढूंढनी है जिसका हैमिंग डिस्टेंस ए ए से और बी से बराबर ही हो। और मुझे नंबर ऑफ ऐसी स्ट्रिंग्स देखनी है। लेकिन मुझे पहले तो ये पता हो कि हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है। तो हैमिंग डिस्टेंस यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। हैमिंग डिस्टेंस का मतलब है कि दो स्ट्रिंग्स जो इक्वल लेंथ की है, अ, उनमें कितनी पोजीशन डिफरेंट है, वो होता है हैमिंग डिस्टेंस। तो मुझे सी ऐसा चाहिए जिसकी डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम ए और बी इक्वल हो। तो मैं समझाता हूँ इसे कैसे करना है। अब डिफरेंट कहाँ का हो सकती है, सबसे पहले तो ये देखो, इफ हम ए और बी के करेक्टर्स कंपेयर कर रहे हैं किसी आई के लिए, ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ आई। तो अगर मैं कुछ सी लूंगा, अगर तो मैं ए ऑफ आई के बराबर ले लेता हूँ, तो वो हैविंग डिस्टेंस दोनों में इंक्रीज नहीं होने वाला, सेम का सेम रहने वाला है, क्योंकि डिफरेंट है ही नहीं। अगर मैं दोनों में डिफरेंट ले लेता हूँ, तो हैविंग डिस्टेंस एक से इंक्रीज होने वाला है, दोनों में होने वाला है। तो इक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर इनिशियली अगर मेरे को एच ऑफ ए कॉमा सी इक्वल टू एच ऑफ ए कॉमा बी चाहिए, सॉरी सी कॉमा बी चाहिए, तो इस केस का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं सी को कुछ भी ले सकता हूँ। तो इस केस में जो सी ऑफ आई है कैन बी 0,1, कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो, क्योंकि हैविंग डिस्टेंस दोनों में सेम ही फर्क पड़ने वाला है। अगर इसमें +1 होगा, तो इसमें भी +1 होने वाला है। अगर इसमें +0 होगा, तो इसमें भी +0 होने वाला है। तो फर्क नहीं पड़ रहा है इससे मेरे को। हैविंग डिस्टेंस का किससे फर्क पड़ेगा? अब जो दूसरा केस, ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई, इस केस में अगर तो सी ऑफ आई इक्वल टू
ए ऑफ आई हुआ, तो एच ऑफ सी कॉमा बी एक से बढ़ जाएगा। और जो दूसरा केस है, सी ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ आई, तो उस केस में एच ऑफ सी कॉमा ए एक से बढ़ जाएगा। तो मुझे चाहिए ऐसा जितनी बार हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ बार हो, मतलब दोनों में सेम टाइम्स हो। अब ये देखो जितनी बार ये अनइक्वल होने वाला है, एक ना एक चीज बढ़ने वाली है। मान लो ये कुछ एक्स टाइम्स अनइक्वल है, एक्स टाइम्स ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई। तो वैसा है कि एक्स में से कुछ नंबर ऑफ टाइम्स ये बढ़ेगा और कुछ नंबर ऑफ टाइम्स ये बढ़ेगा। मान लो पी टाइम्स ये बढ़ जाता है, लाइक इसकी वैल्यू पी है, एच एच ऑफ सी कॉमा बी इक्वल टू पी है, और एच ऑफ सी कॉमा ये क्या होने वाला है, सिंपली एक्स माइनस पी। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दोनों इक्वल ही है, यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यही मेरा आंसर डिसाइड करेगा। तो मुझे क्या चाहिए, p इक्वल टू एक्स माइनस पी। तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 इंटू पी शुड बी इक्वल टू एक्स। अब एक कंडीशन ये है, x इवन होना चाहिए अगर मेरे को p की कोई वैल्यू चाहिए। अगर ऑड हुआ तो दोनों को मैं इक्वल रख ही नहीं पाऊंगा। अगर आप मैनुअली भी देख लो, यहाँ 7 हुआ तो एक्स 7 हुआ, तो मैं कुछ भी लूँ, p मतलब 2 ले लो तो दूसरा नंबर 5 आने वाला है, और 3 ले लिया तो 4 आने वाला है, कभी इक्वल होने ही नहीं वाला है। तो एक्स ऑड है तो मेरा सिंपली कोई केस ही नहीं बन पाएगा, तो आंसर मैं 0 प्रिंट करा दूंगा। और अगर एक्स इवन है, जैसे इफ एक्स इज ऑड, आंसर इक्वल टू 0, एल्स p इक्वल टू एक्स बाई टू। तो मुझे चाहिए p की वैल्यू एक्स बाई टू के बराबर हो। मतलब अगर ऐसा x बार हो रहा है तो आधी बार ऐसा होना चाहिए कि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, आधी बार ऐसा होना चाहिए कि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आधी बार ऐसा होना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन चूज करे सी, आधी बार ऐसा होना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन चूज करे सी। तो अगर मेरे पास एक्स बेस है और मेरे को उसमें से एक्स बाई टू सिलेक्ट करने हैं, जिसमें मैं ये चूज करूंगा। अगर मैं कॉम्बिनेटोरिक्स लगाऊं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाऊं, तो अगर ऐसे एक्स बार हो रहा है तो उसमें से कोई भी मेरे को एक्स बाई टू बार बार मतलब एक्स बाई टू इंडेक्सेस चूज करने हैं, जिसमें मेरे को ये करना है। तो दूसरे वाले में ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। तो मेरा इसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो मेरा आंसर इक्वल टू एन सी आर। अगर पता हो आपको, होपफुली पता ही होगा, मैथ्स का ऑपरेशन है ये, एनसीआर। ये सेलेक्ट करने का ऑपरेशन है, एक्स कॉमा एक्स बाई टू। मतलब इसमें एन जो है वो एक्स है। बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ, एक्स सी एक्स बाई टू कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने वाले एक्स में से एक्स बाई टू। तो मेरा सिंपली ये आंसर हो जाएगा, मेरे को एक्स में से एक्स बाई टू सेलेक्ट करने हैं। और अब इसमें से एक और चीज जो बची है वो ये वाला है, कि जितनी बार भी ये होगा मैं सी को कुछ भी चूज कर सकता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई बाय टू करता रहूंगा जितनी बार ये होगा। अगर ये एक्स टाइम्स हुआ तो और टोटल मान लो एन नंबर से, सॉरी एन साइज था, तो एन माइनस एक्स टाइम्स ये होगा। तो मैं आंसर में क्या एक और चीज क्या होगी, पावर ऑफ टू कमा ये वो नंबर एन माइनस एक्स। तो ये बेसिकली ये मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। मैं कोड भी दिखा देता हूँ एक बार। ऊपर तो मैंने फैक्टोरियल, और इसके लिए एक्चुअली एन टू रेस टू बाई 2 इंटू 10 रेस टू 5 है, तो मैं लाइक ये थोड़ी प्री कैलकुलेशन होती है, ये तो आपको कहीं नेट से भी मिल जाएगी इजीली, फास्ट पावर की, अ, ताकि एनसीआर निकाल पाए। जो कि हाँ, एनसीआर निकालने के लिए मेरे को इन्वर्स मॉड्यूलो लेना पड़ता है। तो इन्वर्स मॉड्यूलो में क्या होता है, किसी नंबर की पावर मॉड माइनस टू होता है। तो मॉड मॉड तो बहुत बड़ा होता है, तो उसकी पावर लेने के लिए मेरे को फास्ट पावर चाहिए होती है। तो मैं पहले तो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ फैक्टोरियल्स, और इनवर्स फैक्टोरियल्स भी इसमें कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसकी भी एक ट्रिक होती है, मैं इस सब में आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप नेट पे भी देख सकते हो, इनवर्स फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल्स, फास्ट पावर, और ये एनसीआर इवेल्युएट करने के तरीके। आप एनसीआर लिख दो, सब कुछ आ जाएगा आपके पास, कि एनसीआर इवेल्युएट कैसे करते हैं, प्री कंप्यूट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मतलब एन का फैक्टोरियल लिया,
आर का इनवर्स फैक्टोरियल लिया। एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो मैंने बेसिकली वही किया यहाँ पर। तो ये तो एनसीआर का फॉर्मूला हो गया। अब मैं लूंगा एक स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी। मैंने ली। मैं इनिशियली आंसर को 1 किया क्योंकि 1 वे है, इनिशियली मैंने मान लिया। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कितनी बार ऐसा हो रहा है कि ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई आ रहा है। और जितनी बार आ रहा है मैं उसमें आंसर इंटू टू करूंगा क्योंकि टू की उतनी पावर आएगी। तो मैं उतनी बार टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आंसर में। नहीं तो मैं के को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, जो कैलकुलेट कर रहा है कितनी बार ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। हाँ, और मैंने यहाँ पर किया इफ के ऑड है तो मैं सीधा जीरो आउटपुट करूंगा। अगर इवन है तो मैं क्या करूंगा, आंसर में मल्टीप्लाई करूंगा एनसीआर के कॉमा के बाई टू, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर प्रिंट करवा दूंगा मैं। तो यही था आंसर इसका। एग्जाम्पल्स पे भी अगर देख लो आप, तो ऐसा है कि यहाँ पर दोनों में एक अनइक्वल है। तो मैं तो इसमें क्या केसेस हो सकते हैं, 1,1 1 1 2 0 0। तो इसमें सी की वैल्यूज क्या हो सकती है। बेसिकली पहले में अगर 1 आएगा तो दूसरे में 0 आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को दोनों में इक्वल करना है। क्योंकि अगर मैंने 1 लिया तो यहाँ पे 0, यहाँ पर अभी तक का ये जो है ये जो डिस्टेंस है 1 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब अगले वाले में 0 लूंगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो टोटल 1 1 हो गया। और दूसरा केस क्या है, 0,1। ये भी मतलब एकदम पैरेलल केस ही है। तो इसमें आंसर 2 आ रहा है। और बेसिकली इन सब में भी मतलब इसी तरीके से करना है। जहाँ जहाँ यहाँ पे तो सारी वैल्यूज ही इक्वल है। अगर देखो 5 की 5 वैल्यूज इक्वल है तो टू पावर्ड बाय 5 32 आ जाता है सीधा। और इधर देखोगे तो एक वैल्यू इक्वल है और बाकी दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट वाला केस तो यही आ गया यहाँ पे, इतना सा तो डिफरेंट वाला केस ही है। पहले दो, लास्ट के दो सेम वाला केस है। तो टू इंटू दिस वाला केस, टू इंटू दिस क्या हुआ, 4 हुआ। तो बेसिकली यही है इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। मिनिमम रिप्लेसमेंट। ये काफी अच्छा मैथमेटिकल क्वेश्चन था। इसमें लाइक फंक्शंस को रीड करना। एक मिनट, ये था क्या, नहीं ये दूसरा वाला था। हाँ, अच्छा ये वाला तो ये तो ग्रीडी लग रही थी इस पे। मैंने तो बहुत ही गंदी डीपी लगा दिया यहाँ पर। मेरा ग्रीडी पास नहीं कर रहा था इसलिए, और एंड में पास हो गया था। बट इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो ऐसा है कि इसमें दिया हुआ, इसमें एन एलिमेंट दिए हुए हैं और मेरे को मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ उन पे। ऑपरेशन क्या कर सकता हूँ, दो एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे। अलग अलग इंडेक्सेस सेलेक्ट करूंगा। और मैं जो दो एलिमेंट लिया उनका मिनिमम सब ट्रैक कर दूंगा, दोनों में से, ए ऑफ आई में से भी, ए ऑफ जे में से भी। जैसे मान लो मेरे पास अरे है कुछ ऐसा, 5 2 3। मान लो मैंने आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 3 सेलेक्ट किया। तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम ऑफ 5,3 क्या होता है, 3। तो मैं दोनों से 3 माइनस कर दूंगा। तो मेरा अरे क्या बनता है, 2,2,0। अब मैंने आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2 लगाया। तो मेरा क्या आता है, 0,0,0,0। तो बेसिकली ऐसे मैं ऑपरेशंस करूंगा और मुझे ये एन से कम ऑपरेशन करने, लेस देन इक्वल टू एन ऑपरेशन करने हैं, ज्यादा नहीं कर सकता। तो बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, लाइक मैं कैसे सोच सकता हूँ। अब ऐसा है कि मेरे को मुझे इतना पता है कि मुझे सबसे बड़े नंबर को तो हटाना ही है। पर अब सबसे बड़ा नंबर है वो अपनी हेल्प से तो हट नहीं सकता है क्योंकि वो मिनिमम नहीं है। तो एक बार में तो हटने नहीं वाला, सबसे जो बड़ा नंबर है वो एक बार में कभी नहीं हटने वाला है। उसको चाहिए एक छोटा नंबर हटने के लिए। मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट होगा उसमें से, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो कभी मिनिमम हो ही नहीं सकता है। मतलब मान लो मेरे पास एक सॉर्टेड अरे है ऐसा कुछ, 1,3,5,6,8। तो 8 अपने दम पे हट नहीं सकता, उसको कोई और चाहिए कम करने के लिए, तो पहली बार में तो हटेगा नहीं। तो इसने मान लो 5 यूज किया तो अभी 8 हो जाएगा 3, और ये 0 हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे सबसे बड़े नंबर को किसी नंबर के साथ उसका ऑपरेशन करना है, उसको कम करने के लिए। अब मुझे ये सोचना है कि सबसे ऑप्टिमल क्या चीज है, सबसे ऑप्टिमल किसको माइनस करना होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे ऑप्टिमल होगा जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है उसको माइनस करना। पर अब आप पूछोगे ये क्यों, सबसे बड़े को क्यों करेंगे।
क्योंकि जब हम सबसे बड़े को करेंगे ये कुछ छोटा नंबर बन जाएगा। मान लो अ, अब मैं मान लो अगर मैं किसी छोटे नंबर से करता, तो मैं इन दो केसेस को कंपेयर करूंगा। मतलब मेरा कुछ एक्स है, एक्स माइनस वाई कर रहा हूँ, एक केस ये है, एक्स माइनस जेड करो, दूसरा केस ये है, एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड। तो जो ये वाला केस है, इसमें क्या होगा, मेरा y जीरो हो जाएगा और x x की वैल्यू x माइनस वाई आएगी, और मेरा z रिटेन रहेगा। ये दो एलिमेंट्स रहेंगे मेरे अरे में। जो कि दूसरा केस है, उसमें क्या होगा, मेरा x माइनस जेड रहेगा, मेरा x माइनस जेड रहने वाला है, और एक y बचा होगा साथ में। तो इस केस में हम क्या कर सकते, तो अगर हम इन्हें देखें ध्यान से, x माइनस जेड और y को, जो x माइनस जेड है वो x माइनस वाई से छोटा होने वाला है, क्योंकि y ग्रेटर देन जेड है। और जो y है वो ग्रेटर देन जेड है, तो यहाँ पर एक बड़ा नंबर होने वाला है z से। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जो x x माइनस जेड इज, एक मिनट, x माइनस जेड इज ग्रेटर देन, यहाँ पर, हाँ, तो इस वाले केस में एक्चुअली दो छोटे नंबर आते हैं, दोनों नंबर छोटे हैं इन वाले नंबर से, और यहाँ पे दोनों बड़े नंबर आते हैं। बात यह है कि अगर हम ये वाला ऑपरेशन करते हैं तो नंबर्स काफी छोटे हो जाते हैं, अगर ये वाला ऑपरेशन करेंगे तो नंबर थोड़े बड़े रह जाएंगे, और जो बड़े नंबर्स होते हैं उनमें ऑपरेशन करने का बहुत रिस्क है। अब आप सोचोगे कि ये तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कि मतलब थोड़ा इंट्यूटिव है। हाँ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा इंट्यूटिव कह सकते हो आप इसको, मतलब इसका मैं एग्जैक्टली प्रूफ तो नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत समझा ही सकता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट प्रूफ मैंने ट्राई नहीं किया है इसको, मतलब प्रूफ करने का। डीपी सॉल्यूशन फिर भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ, वो मैंने अच्छे से किया, बट डीपी सॉल्यूशन काफी हेक्टिक है। तो इसको मैं फिर भी थोड़ा जितना समझा सकता हूँ उतना समझाऊंगा। तो अगर मैं देखूँ, कुछ छोटे नंबर्स हैं, जैसे 1 2 1 4 ऐसा कुछ है, छोटे नंबर हैं। वहीं अब मैं इनको कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा, 2 3 कुछ बन जाएगा, अगर मैं इसको इसके साथ माइनस करूंगा। और अगर मैं 4 को 2 के साथ करूंगा तो 1 2 बन जाएगा। तो यहाँ छोटे नंबर जाएंगे, यहाँ बड़े नंबर जाएंगे। अगर मैं ये सबसे बड़ा वाला लेता हूँ और अगर छोटा वाला लेता हूँ तो तो बड़े नंबर जाएंगे। अब छोटे नंबर का बेनिफिट ये है कि छोटे नंबर पे अगर ऑपरेशन करते हो तो मतलब आपके लिए काफी इजी रहता है। अगर बड़े वालों के लिए करते हो तो मतलब ये थोड़ा इंट्यूटिव भी मान लो, बड़े वालों पे ऑपरेशंस करोगे तो दिक्कत होने के चांसेस हैं, क्योंकि बड़े नंबर्स पे आप थोड़ा प्रिडिक्टेबल नहीं है। छोटे नंबर पे मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, 1 1 ऐसा कुछ है, 2, ऐसे हमारे पास नंबर्स पड़े हैं। तो हम इस पे बहुत अच्छा चांस है कि हमारा आंसर जीरो आ जाएगा ऐसे केसेस पर। वहीं अगर मैं ऐसा कुछ लूँ, 5 5 5 5 7 6 6 ऐसा कुछ लूँ, तो इस पे तुम कह ही नहीं सकते हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, हम कह ही नहीं सकते। मतलब इस पे लग भी नहीं रहा कि आंसर आएगा। छोटे केसेस में बहुत इजीली आ जाएगा, तो जितना छोटा होगा उतना हमारा फायदा है। तो इसका मैं अच्छे से तो प्रूव नहीं कर पाऊंगा, पर इसी के साथ जाऊंगा और आपको कोड समझाने की कोशिश करूंगा। अ, मैं अपने सब पुराने सबमिशन उठा लेता हूँ ग्रीडी की, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करना है मुझे। ये वाला नहीं। हाँ, ये है मेरी सबमिशन लास्ट हो गई। हाँ, तो इसमें मैं आपको ये सॉल्यूशन समझाना चाहूँगा। इसमें बस थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। मैंने इसमें गलती की थी, मैंने एक्चुअली लास्ट वाले के साथ फर्स्ट वाला ले लिया था, जबकि मुझे लेना चाहिए था सेकंड हाईएस्ट। तो मेरा इस पे गलत आया, तो मुझे लगा डीपी है, तो मैं डीपी पे मूव ऑन करके आया था, क्योंकि कंस्ट्रेंट भी यही यही बता रहे थे, लेस देन इक्वल टू 300, लेस देन इक्वल टू 300। तो कंस्ट्रेंट भी यही बता रहे थे। बाकी मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। इसमें मैंने अगर आप देख सकते हो, मैंने दो आइटरेटर्स लिए हैं, एक फर्स्ट वाला, एक और एक बिगिन वाला। तो मैं यहीं पर सेकंड हाईएस्ट के लिए एक और आइटरेटर ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 8 आर माइनस माइनस। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी मैं बस लिख रहा हूँ।
एस टू टीरेज, एस टू बिगिन, एस टू इंसर्ट, ये नहीं करना है, इससे आंसर आ जाएगा आई गेस। एक्चुअली इसका एक सॉल्यूशन जीएफजी पे भी दे रखा है, जीएफजी पे भी एक आर्टिकल है, वहां पर डिट्टो सेम क्वेश्चन है, उसका आंसर दे रखा है और यही उसका सॉल्यूशन है, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट। अभी शायद सबमिशन नहीं हो रही है, तो कोई ना, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आपको टेस्ट केसेस पे समझा देता हूँ कैसे काम कर रहा है ये एल्गोरिदम। तो यही टेस्ट केस ले लें अगर, तो फर्स्ट टेस्ट केस क्या है, 1,1। तो इस पे मैं एक सेट बनाऊंगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करूंगा, सेट बनाकर, क्योंकि मेरे को हर बार हाईएस्ट देखना है, क्योंकि नंबर बार बार चेंज हो रहे हैं तो हाईएस्ट भी चेंज होता रहेगा। तो इनिशियली मेरे सेट में क्या है 1,1। मैं ये चेक मैं हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट लूंगा, ले लिया मैंने, दोनों को जीरो बना दिया मिनिमम से। और जैसे ही कोई नंबर जीरो बनता है उसको हटा देते हो, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि किसी नंबर का जीरो के साथ मिनिमम जीरो ही होने वाला है और माइनस करके ही कोई फायदा नहीं है, तो जीरो हटा ही दिया, क्योंकि मेरा ऑपरेशन ही वेस्ट करने वाला है। तो हर एक ऑपरेशन में एक नंबर हट ही जाएगा, तुम्हारे जो मैक्सिमम ऑपरेशन है वो n-1 ही लग रहे हैं, तो वेल विद इन द लिमिट्स, क्योंकि जो मिनिमम वाला है वो जीरो हो ही जाएगा, तो उसका कोई यूज ही नहीं है। तो मैक्स टू मैक्स n-1 ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि हर ऑपरेशन में एक ना एक नंबर हट रहा है हमारा। और अगर मैं ये वाला केस लूँ, 1,3,1, इसमें जो सेट है वो एक्चुअली 1,1,3 के फॉर्म में होगा। अब मैं 3 और 1 को लिया, 3-1 2 होता है, और वो जीरो होता है, दूसरा वाला 1,0,2 आ जाएगा। इसको मैं फिर से, सेट है तो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा और जीरो हट जाएगा, तो 1,2 आया। मैंने फिर से ये किया ऑपरेशन, इसके बाद क्या आया, 0,1, जीरो हट जाएगा और अकेला वन बचेगा। तो अब इस केस में क्या है, अकेला वन बचेगा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, और और मुझे चाहिए था कि सबके सब जीरो नहीं हो पाए। तो इस केस में मेरा आंसर -1 आएगा, क्योंकि इसमें आंसर बन ही नहीं पा रहा है मेरा। तो अगर एंड में एक नंबर बच जाता है ना, तो हमें -1 प्रिंट करा। और ये लास्ट वाला केस देख लेते हैं एक बार। लास्ट वाले केस में क्या है, सॉर्ट करके लिख देता हूँ, 3,3। तो सबसे बड़े वाले क्या है, 3 और 3, तो क्या बनेगा, 1,1,0,0। तो जो साइड बचेगा 1,1 का बचेगा। अब इस पे फिर से ऑपरेशन, तो 0,0 बचा और सेट खाली हो गया। तो वो मेरा आंसर आ गया इजीली। तो बेसिकली यही है एल्गोरिथम, आपको कोड समझा देता हूँ मैं। तो मेरा कोड क्या है, ये तो वही रहेगा कोड, हाँ यहाँ से। तो मैंने एक लिया सेट, उसमें इंसर्ट किए इंडेक्सेस और नंबर। मैंने इंडेक्स पेयर बनाया, पेयर ऑफ सेट बनाया। मैंने इंडेक्सेस जो सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को आंसर में ये चाहिए कि कौन कौन से इंडेक्सेस पे ऑपरेशन हो रहा है, इसीलिए मैं इंडेक्सेस भी स्टोर कर रहा हूँ। अब मैंने वेक्टर ऑफ पेयर बनाया जो मेरा आंसर स्टोर करने वाला है। अब जब तक सेट का साइज 1 से बड़ा है, क्योंकि एक बार सेट का साइज 1 हो गया या 0 हो गया, तो मैं ऑपरेशन कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो जब तक 1 से बड़ा है तब तक मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 एलिमेंट है मेरे उसमें। तो सबसे पहले मैं लास्ट वाला एलिमेंट ले लूंगा, ऑटो आइट्रेटर, आइट्रेटर माइनस माइनस। और फिर एक और आइट्रेटर बनाऊंगा जो कि सेकंड हाईएस्ट को देखेगा। इसमें मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि ये सेकंड हाईएस्ट क्यों है, ये दिख ही रहा है। अब मैं एक नंबर के लूंगा, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट के बीच में डिफरेंस, वो क्या है, आइट्रेटर ऑफ फर्स्ट माइनस आइट्रेटर ऑफ सेकंड। सॉरी, ये आइट्रेटर, ये फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, आइट्रेटर के फर्स्ट एलिमेंट को, जो कि ए ऑफ आई है। सेकंड, जो सेकंड होता है वो इसको पॉइंट करेगा, जो इंडेक्सेस है। तो मैंने फर्स्ट को पॉइंट किया, और जो सेकंड हाईएस्ट है उसके भी फर्स्ट को पॉइंट किया, तो मेरा वो वैल्यूज आ जाएंगे उनसे, उन दोनों की। और एक मैंने यहाँ पर इंट आर इक्वल टू आइट्रेटर ऑफ सेकंड, इस आइट्रेटर के इंडेक्स के लिए किया है। जो हाईएस्ट वाला आइट्रेटर उसका इंडेक्स मैं स्टोर करके रख रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं पुश बैक कर रहा हूँ वेक्टर में, जो मेरा ऑपरेशन लग रहा है, ऑपरेशन फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट पे लग रहा है, तो दोनों के इंडेक्सेस मैंने ऑपरेशन में डाल दिया। फिर मैंने सेकंड हाईएस्ट वाला आइट्रेटर इरेज कर दिया,
अब मैं वापस से आइट्रेटर को क्यों डिफाइन कर रहा हूँ एस डॉट एंड आइट्रेटर माइनस में, जबकि पहले हो चुका था। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी सेट से एक चीज रिमूव हुई है। तो जो आइट्रेटर के आइट्रेटर एक्चुअली एड्रेसेस टाइप ही होते हैं। तो सेट के लिए जो वही मान लो, तो अगर सेट से कुछ बीच में से इरेज हो रहा है तो जो उसके एलिमेंट्स है वो भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं अभी आइट्रेटर सेम मतलब ऐसा ना करता और फिर कॉल करता, तो हो सकता था मेरा रन टाइम एरर आ जाता। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी। इसलिए मैं फिर से लास्ट वैल्यू पे पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि हाईएस्ट तो अभी भी हाईएस्ट ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो उसको भी मैं इरेज कर दूंगा हाईएस्ट को। अब ये तो मैंने इरेज कर दिया सीधा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा और फायदा भी नहीं इसको वापस वापस डालने का। अब मैं वापस किसको डाल रहा हूँ, जो बड़ा वाला नंबर है उसको माइनस करके, जो के मैंने वैल्यू ली थी ना, डिफरेंस दिया था, वो मैं वापस डालूंगा, क्योंकि अभी तक वो जीरो नहीं हुआ है। अगर ये सेम होता तो जीरो होता। तो मैं यहाँ पर चेक भी कर रहा हूँ, इफ के का मतलब है जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होता तो ये स्टेटमेंट इफ में जाती ना। इफ में जा रही है तो मतलब के जीरो से कुछ अलग वैल्यू है। तो मैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ। और के कॉमा आर, आर ये था ना, अगर याद हो तो इंडेक्स था इस आइटरेटर का, हाईएस्ट वाले का। और ये हमें इसी रीजन से चाहिए था, क्योंकि हमें अभी इंसर्ट भी करना है इसे वापस आइटरेटर को, ये हाईएस्ट एलिमेंट को। तो मैंने वापस कर दिया और ये वाइल लूप में रन करता रहेगा जब तक कि साइज वन या जीरो ना हो जाए। अगर साइज वन आता है तो मैं सीधा -1 प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि कुछ और ऑपरेशन हो ही नहीं पाएगा। और अगर जीरो आता है तो मैं क्या करूंगा, वी का साइज, वी में मेरे सारे ऑपरेशन स्टोर थे, तो वी का साइज और जो जो ऑपरेशन थे वो कर दिए प्रिंट। तो बेसिकली ये था सिंपल सा इसका सॉल्यूशन। अब मैं जाऊंगा लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। मुझे तो ये काफी अच्छा लगा। पिछला वाला तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे को टीपी से करना पड़ा, तो मेरे को बहुत टाइम लग गया, हो ही नहीं रहा था मेरे से। ये वाला तो काफी जल्दी हो गया था। तो इसका अगर आप ये चीज देखो, एफ ऑफ एक्स देखो, ये क्या है, अगर आप सोचो ध्यान से। तो अगर आप देखो, अगर ये ऑड है तो फ्लोर ऑफ एक्स बाई टू ले रहा है, और अगर इवन है तो 1 + 4 फ्लोर ऑफ एक्स बाई टू ले रहा है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा आपको, शायद आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। ऐसा मतलब मान लो कुछ बिट्स में नंबर दिया हुआ है। अगर नंबर ऑड होता है तो क्या होता है, उसकी लास्ट बिट वन होती है। अगर इवन होता है तो जीरो होती है। और अगर हम अगर ऑड है, मान लो ऑड है, तो उसका अगर हम फ्लोर लेते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली ये हो जाता है, बस लास्ट वाली बिट हट जाती है और जो बचा हुआ नंबर है वो आ जाता है। अगर ऑड वाले का फ्लोर लें एक्स बाई टू से, अगर हम किसी भी लाइक बड़े बिट्स में अगर नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम उसकी राइट वाली बिट उड़ा देते हैं बेसिकली। तो अगर अगर इवन है तो भी हम आखिरी वाली बिट उड़ा देंगे। पर अगर इवन है तो हमारा +1 भी होगा। मतलब हमने एक उड़ाई तो +1 हो रहा है। हमने यहाँ पर एक और उड़ाई, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर जीरो है, फिर से यहाँ पर इवन है, तो हमने एक और बार +1 किया। अब हमने वन उड़ाया, इसमें कुछ प्लस नहीं हो रहा क्योंकि ऑड था। तो बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से, तो जितनी नंबर ऑफ जीरो बिट्स है उतनी बार ऐड हो रहा है फंक्शन में। तो एक्चुअली फंक्शन ये काउंट कर रहा है कि कितनी जीरो बिट्स है पूरे नंबर में। तो बहुत ही सिंपल सा इवेल्यूट होके आ जाता है ये फंक्शन। अगर इसमें देखो तो जीरो बिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बिट्स है, तो 6 इसका एफ ऑफ एक्स इसका 6 होगा। तो इस फंक्शन को हमने बहुत ही सिंपल फॉर्म में ले लिया है, और हम इसको ओ ऑफ लॉग एन में इजीली इवेल्यूट कर सकते हैं। अब अगर आप देखो ये दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स, ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी अगर आप देखो मतलब सिमिलर सा कुछ है। फ्लोर ले रहे हैं अगर ऑड है, इवन है तो हम ये ले रहे हैं, और +1 यहाँ भी हो रहा है, पर यहाँ *2 भी हो रहा है। अगर आप इसी में *2 +1 हो रहा है, ऐसा कुछ है ना। अभी के लिए अगर *2 अगर आपको नहीं देखना तो अभी फिलहाल इग्नोर मार सकते हो। तो इसमें बेसिकली ये हो रहा है, जितनी बार जीरो बिट आ रही है तो ये वाला फंक्शन हो रहा है, जितनी बार वन बिट आ रही है ये दूसरा वाला फंक्शन हो रहा है, ये वाला। हाँ, ये वाला फंक्शन हो रहा है जब भी वन बिट आ रही है। तो बेसिकली अगर लेकिन आप ये बेस केस देखोगे, अगर x = 1, अगर लास्ट में x = 1 आता है लास्ट में, तो हम वन कर रहे हैं।
तो इसमें अगर देखोगे लास्ट में ये आएगा, लास्ट में हमेशा वन आने ही वाला है, तो इस केस में वन हो जाएगा, मतलब इस केस में वैल्यू वन आएगी। बाकी सारे केसेस में जो फंक्शन दिया वो आएंगे। अब देखो अगर जितनी बार भी जीरो बिट आती है तो क्या हो रहा है, वन प्लस टू इंटू दिस वन, है ना। तो टू इंटू दिस नंबर पूरा, टू इंटू दिस नंबर पे पूरा ऑपरेशन हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें वन आ रहा है तो कुछ ऐड नहीं हो रहा है, पर फिर से टू इंटू ये वाला नंबर। अब इसमें क्या हो रहा है, फिर से टू इंटू ये वाला नंबर, एक बार फिर से टू इंटू ये वाला नंबर। अब वापस से मेरा जीरो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, वन प्लस ऐसा कुछ, हाँ वन, वन प्लस टू इंटू कुछ। तो बेसिकली हम ऐसा करते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा कुछ था इसमें, ऐसा आई गेस ऐसा कुछ था। तो यहाँ वन प्लस टू कितने बार आ रहा है, अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे एक और मान लो यहाँ पर एक और जीरो होता तो टू इंटू यहाँ पर वन प्लस आता है, सारा फंक्शन वन प्लस ये आता। अगर यहाँ एक और जीरो होता तो बेसिकली क्या हो रहा है, वन टू बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये बिट वन थी तो ये दो बार मल्टीप्लाई मतलब इंटू टू हो रहा है। अगर सॉरी ये बिट जीरो थी मान लो, तो वन दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर हम अगर ये बिट वन थी तो एक भी मतलब जीरो ही ऐड हो रहा है, तो जीरो मतलब कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस नंबर पे आ जाओ, इधर वन, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट में वन आने वाला है, तो टू कितनी बार आएगा, अगर आप देखो इस बिट के लिए टू जीरो बार आ रहा है, इस बिट के लिए टू एक बार आ रहा है, इसके लिए दो बार आ रहा है, इसके लिए तीन बार आ रहा है, इसके लिए चार बार आ रहा है। तो बेसिकली ये एक्चुअली यहाँ पर जो बिट की वैल्यू है वही है, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट। तो टू कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जो बिट नंबर है। तो बेसिकली जहां जहां जीरो आ रहा है उतनी बार टू की पावर हम ले रहे हैं, मतलब टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर सिक्स प्लस टू की पावर सेवन, टू की पावर एट, टू की पावर इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, बेसिकली ये कर रहे हैं। और अब आखिरी में देखोगे, अगर आखिरी में ये बच रहा है, अब यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे वन, हम वन ही ले रहे हैं, वन ले रहे हैं एंड में। तो जो वन, वन कितने से मल्टीप्लाई होगा, जो इसका बिट नंबर है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जितने भी जीरो है उनकी जो भी बिट्स है वो देख रहे हैं, उनकी वैल्यू ले रहे हैं, और एंड में जो भी उसकी फर्स्ट बिट थी उसको भी हम ऐड कर रहे हैं नंबर में। तो बेसिकली जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू है, मैथमेटिकल टर्म में इतना इजी नहीं है, बस एक फॉर लूप लगाएंगे। आई इक्वल टू जीरो टू टू आई लेस टू आई लेस देन लॉग एन, लॉग टू एन। लेस देन क्यों, अगर हम जो लॉग एन, अगर हम लॉग एन ले लें तो लॉग एन एग्जैक्टली क्या होगा, ये बिट होगी, और ये बिट तो हमें लेनी है, तो हम उस बिट के लिए नहीं देख रहे क्योंकि हमें बाकी सारी जीरो चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ अगर ये है तो इफ ये कर देंगे हम, एंड एक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आंसर प्लस इक्वल टू, हाँ जी ऑफ एक्स प्लस इक्वल आंसर प्लस इक्वल टू ये कर दूंगा। और बस एंड में मेरे को एक और चीज करनी है, आंसर प्लस इक्वल टू ये, सॉरी ये नहीं, लॉग टू एन। लॉग टू फंक्शन जो है हमेशा सही वैल्यू ही देता है लॉग की, तो वो आप इजीली यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो मेरा बेसिकली जी ऑफ एक्स का जो आंसर बन रहा है ये है, जितनी बार जीरो बिट आएगी उनका बिट नंबर कैलकुलेट करके उतनी पावर ऐड करनी है, और एंड में जो फर्स्ट बिट है उसकी भी वैल्यू ऐड कर देनी है जी ऑफ एक्स में। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, और मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी आ गई तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी आ गई। तो अगर आप देखो तो सबसे ऑप्टिमल क्या चीज़ है, मतलब हमें ये चाहिए कि आंसर मैक्सिमम हो, जो आंसर है मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो जितने ज्यादा जीरो होंगे उतना हमारा फायदा है एफ ऑफ एक्स में तो, और जी ऑफ एक्स में भी जितने ज्यादा जीरो होंगे उतना ज्यादा फायदा है ना। बस जी ऑफ एक्स में ये है, जो जीरो होंगे वो ऊपर होने चाहिए, मतलब यहाँ होने चाहिए, जितना पहले हो उतना बेटर है हमारे लिए, तो हमारा आंसर बेटर आएगा। तो अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा जीरो बिट्स होनी चाहिए,
अब ऐसा है, अब हमें हर एल और आर के लिए देखना है। कुछ एल दिया होगा, कुछ आर दिया होगा। अगर आप देखो कि अगर ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला है, क्योंकि सब बिट्स भी सबसे ज्यादा इसमें और वैल्यू भी सबसे ज्यादा इसकी होने वाली है, जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की। तो ये हमेशा ऑप्टिमल होने वाला है। पर अब क्वेश्चन ये है कि ये इन दोनों के बीच में आ रहा है या नहीं। अब सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे जो एल और आर है उनकी बिट्स सेम है कि नहीं। मतलब log 2 ऑफ एल इस अगर तो इक्वल नहीं है log 2 ऑफ आर के, तो बेसिकली ऐसा होगा कि ऐसा कोई नंबर बीच में आ रहा होगा जिस मतलब इस टाइप का। और हम ज्यादा बड़ा से बड़ा नंबर लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ये देखो इस वैल्यू का बहुत फर्क पड़ता है। तो जो फर्स्ट बिट होगी वो बहुत आंसर को मतलब करेगी इफेक्ट। तो जो फर्स्ट बिट होगी वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो हम जो नंबर है वो जितना बड़ा हो सके उतना लेंगे ताकि इस फॉर्म का बन जाए। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम नंबर ये ले लेंगे, सिर्फ ये ले लेंगे क्योंकि ये नंबर एल और आर के बीच में आने वाला है। और ये अगर ये आर एस बिट है तो ऐसे आर बार जीरो आएगा। और ये हमारा बेसिकली इस पे जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम होने ही वाला है, क्योंकि इसके बाद हम कुछ भी करें तो कम ही होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो बिट्स भी कम होने वाली है। और ये सारा भी मतलब इन्वर्ट होके वन ही दे रहे हैं। मतलब ये सारी बिट्स अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करो, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इसका जोर ले रहे हैं इसके एक छोटे नंबर के साथ, मतलब ऐसा कुछ इस नंबर के साथ जोर ले रहे हैं इसका। तो बेसिकली जितने ज्यादा जीरो उतना ज्यादा बेटर है, तो ये मैक्सिमम आंसर दे देगा। लेकिन दूसरे केस में क्या है, दूसरा केस थोड़ा ट्रिकी है। इफ log 2 l इक्वल्स टू log 2 r, ये केस काफी ट्रिकी है। इसमें आप सोचोगे सबसे छोटा नंबर ले लो क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जीरो बिट्स आएंगे, और लाइक ऐसा भी होगा कि जीरो बिट पहले आएगी। मतलब मान लो हमने ऐसा कुछ नंबर है एल, तो हमने ये ले लिया। लेकिन ऐसा कुछ, हाँ, ये ले लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो क्या होता है, जो ये अगर आप इसमें जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो ऐसा कुछ है, ये बिट की पावर कुछ, ये बिट की पावर कुछ ऐसा कुछ आएगा। मैं इसकी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू दिखा देता हूँ। 4 प्लस 2 पावर्ड बाय 3 8 प्लस 2 पावर्ड बाय, मैं यहाँ भी वन वन रख लेता हूँ अपनी ईज के लिए। और 2 पावर्ड बाय 4 5 6, 2 पावर्ड बाय 6 जो कि 64 होता है। तो बेसिकली मेरी वैल्यू 76 आ रही है इसमें। अब मैं अगला मान लो अगला केस ले लेता हूँ, मतलब इसके अगला नंबर लेता हूँ। तो वो आता है ये। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी वैल्यू होने वाली है 1 प्लस 2 प्लस 4। माई बैड, इसकी वैल्यू में ये बिट भी ऐड होगी, वो मैंने की नहीं है। पर अभी के लिए मैं इग्नोर मारता हूँ कि मेरे को दोनों में ऐड करनी है और मेरे को बस कंपेयर ही करना है नंबर, तो मैं नहीं देख रहा हूँ फिलहाल ये बिट, इसको छोड़ दे रहा हूँ दोनों केसेस में। तो प्लस 64 प्लस नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, 64 प्लस 4 8 प्लस 4 12 72, माई बैड 74 75। हम एक मिनट, 8 प्लस 4, यहाँ पे 7, 64 72, हाँ 72 74 75 आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर 76 नहीं आ रही है एक्चुअली, अगर देखा जाए। अगर आप ध्यान से देखो 8 प्लस 64 और दो ही बिट्स है इसमें, और मैंने 4 पहले की ली थी तो 2 है। तो यहाँ 74 आ रहा है आंसर। तो बात यह है कि अब एक इंक्रीज करने से आंसर बढ़ रहा है, तो ये तो हम मिनिमम नहीं ले सकते। बट बात यह है कि आंसर क्यों बढ़ रहा है। अगर हम एक से बढ़ाते हैं तो अगर हम जी ऑफ एक्स चेक करें, जी ऑफ एक्स एक्चुअली कम ही होने वाला है, क्योंकि अगर हम एक से बढ़ाएंगे तो जो जीरो बिट पहले आ रही थी वो बाद में आएंगे। क्योंकि जितनी पहले जितनी मतलब बड़ी बिट पे जीरो बिट है उतना हमारा फायदा हो रहा है ना। तो हम अगर नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जीरो बिट नीचे की तरफ शिफ्ट होती है।
तो जी ऑफ एक्स हमेशा डिक्रीज ही होने वाला है। और एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लाइक अगर हम +1 कर रहे हैं किसी नंबर में तो जी ऑफ एक्स 1 से कम हो रहा है। इसमें ही देख लो, 64 + 8 72 था, और यहाँ पर 64 + 7 71, एक से कम हो रहा है जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अलग है। जी ऑफ एक्स हमेशा 1 से डिक्रीज होगा हर केस में। अगर आप यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे तो फिर से 1 से डिक्रीज होगा, क्योंकि इसी बिट का फर्क पड़ रहा है। और अगर बेसिकली मान लो ऐसा कुछ नंबर हो 100, सॉरी, ऐसा कुछ 10111, अब जितने लगातार 1 आ रहे हैं अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये वाली बिट 1 हो जाएगी और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो बेसिकली इस केस में मेरा जी ऑफ एक्स में डिफरेंस क्या बढ़ रहा है, ये वाली बिट की जो पावर थी माइनस इन सारी बिट्स की जो पावर का एडिशन है, तो उनका डिफरेंस ही 1 है। तो हमेशा जी ऑफ एक्स एक से बढ़ाने में हमेशा 1 का ही डिफरेंस आने वाला है, चाहे ये जो मर्जी हो। तो हर बार एक से कम हो रहा है जी ऑफ एक्स। पर एफ ऑफ एक्स कितने से बढ़ सकता है मेरा, मैक्स टू मैक्स मेरा कितने बिट्स है, 30 ना। तो एफ ऑफ एक्स 30 से ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता ना। तो अगर हर केस में डिक्रीज भी हो रहा है, मान लो कि हर केस में चलो एक एफ ऑफ एक्स बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ जाएगा, 30 तक बढ़ जाएगा इनिशियल केस से। तो अगर मैं अगले 30 नंबर लूँ, तो अगर मेरी इनिशियल वैल्यू थी जो फर्स्ट एल की वैल्यू थी, एल के लिए क्या थी मेरी वैल्यू और फंक्शन की, फन, मैं ये नाम देता हूँ जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स को। एल के लिए मेरी वैल्यू थी कुछ के। अब अगर मैं देखूं फंक्शन ऑफ L + 30 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू K - 30 प्लस नंबर ऑफ चेंज इन बिट्स, जो कि 30 से ज्यादा हो नहीं सकते, प्लस लेस देन इक्वल टू 30 कोई नंबर होगा। तो ये K से अगर मैं कुछ बड़ा नंबर लूं, L+ यहाँ पर लूं मैं R, और इफ R > 30, तो मेरा क्या होने वाला है, की वैल्यू किससे चेंज हो रही है, K - R, जो कि > 30, और ज्यादा ज्यादा किससे बढ़ने वाली है, 30 से। तो ये K से कम आएगी वैल्यू। तो आप ये ज्यूम कर सकते हो इजीली कि L + 30 से जो भी बड़ी वैल्यूज हैं उन पे आंसर नहीं आ रहा है मेरा सही, मतलब आंसर कम ही होने वाला है। तो मेरे को सिर्फ आसपास की 30 वैल्यू चेक करनी है, एल से L + 30 तक। तो मैं बेसिकली यही यही तो कर रहा हूँ। मैंने कोड जो लिखा है उस पर क्या है, एल और आर लिया, दोनों की लॉग की वैल्यूज ली, लॉग की वैल्यूज लेने के बाद कंपेयर की, अगर तो वो इक्वल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंट के ले रहा हूँ जो मेरा मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा है, फिलहाल 0 है इसकी वैल्यू। मेरा मैक्सिमम सारे नंबर्स के लिए कैलकुलेट कर रहा है फंक्शन की वैल्यू। तो मैं एक सी चला रहा हूँ जो एल से लेकर L + 31 तक जा रहा है, और मिनिमम आर से ले रहा हूँ ताकि बाहर ना जाए रेंज से। और हर किसी के लिए आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ पी में। तो पी लाइक क्या होगा, जितनी बार ये बिट ऑन है उसके दूसरे वाले केस में मैं ऐड कर रहा हूँ बिट की वैल्यू, और नंबर ऑफ बिट्स भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो एफ का फंक्शन है, जी का फंक्शन है। और एंड में ये भी कर दूंगा क्योंकि मेरी जो फर्स्ट बिट है वो भी कैलकुलेट हो रही है। तो मैं के इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ के कॉमा पी कर रहा हूँ, और के प्रिंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर होगा। और जो दूसरा केस है एल्स वाला, उसमें मैं सिंपली जो बड़ी वाली बिट थी के मतलब जिसका बड़ा वाला लॉग आ रहा था, सिंपली मैं वो ले रहा हूँ के की वैल्यू। और मैं इसका आंसर क्या होगा, ये मैंने बहुत लाइक इवेल्युएट करके इजीली लिख दिया है, बट 2 × K - 1 लिखा है एक्चुअली। जी एक्चुअली क्या नंबर ऑफ जीरोज है उसमें, तो वो तो बेसिकली एफ का फंक्शन होगा। जी का फंक्शन मैंने K × 2 - 1 क्यों लिखा है वो भी समझा देता हूँ। तो अगर ऐसा था कुछ, ये K है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो नंबर होगा वो ये होगा, ऐसा कुछ उतने ही बिट्स, जी बिट्स, ये वाली। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 × K - 1 ही तो होती है, क्योंकि अगर इसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो इसका × 2 बन जाएगा। तो इंटू 2 × K - 1, तो बेसिकली मैंने सिंपली यही लिख दिया, 2 × K - 1 प्लस जी, और ये इससे आंसर आ गया। और अगर आप सैम्पल केसेस भी रन करके देख लो एक बार, तो मैं आपको कुछ नंबर्स पे ये एल्गोरिदम भी रन करके दिखा देता हूँ क्या आंसर आना चाहिए। जैसे 1 है, 1 पे मेरा एफ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैसे तो 0 आनी चाहिए, नंबर ऑफ कितने बिट्स 0 है। अगर मैं इस फंक्शन से भी वैल्यूएट कर लूँ 1 की वैल्यू, ये जो फंक्शन है, तो 1 डाला तो 0 ही आ रहा है, चलो बेसिकली वही है। अब मैं कोई 2 के लिए देख लेता हूँ, तो 2 के लिए क्या आ रही है, 2 के लिए मेरी एफ की वैल्यू वैसे 1 आनी चाहिए क्योंकि एक बिट 0 है,
और इसमें भी आई गेस जीरो आएगी ही, इवन है तो +1 हो रहा है, और 2/2 क्या होता है 1, तो एंड में जीरो प्लस हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। और अगर आप जी वाले में देखोगे, जी वाले में क्या हो रहा है, अगर मैंने यहाँ 2 डाला तो 2 इवन है, तो 1 ऐड हुआ, 1 + 2 × जी ऑफ 1, 2 × जी ऑफ 1 क्या है, जी ऑफ 1 क्या है 1, तो 1 + 2 × 1 क्या होगा 3, तो 2 की वैल्यू 3 आ रही है। और अगर आप सिंपल 2 की वैल्यू 3 आनी भी चाहिए, 2 ये होता है, तो मैं पहली बिट इस ये जो बिट का जो वैल्यू आती है, और इस बिट ये जो जीरो बिट है उसकी वैल्यू 2 + 1 3, तो यही आ रही है। तो बेसिकली हर नंबर के लिए यही आएगी। और लाइक अगर आप बाकी एग्जांपल्स में भी चेक करोगे तो आंसर बिल्कुल सही आता है सबका इस एल्गोरिदम से। और ये इजीली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक टाइम लिमिट एक्सीड भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं लॉग ऑफ एन में ही काम कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे कोड में, तो कितनी बार चल रही है मेरी लूप, देखोगे तो 30, मैक्स टू मैक्स 30 बार चल रही है। 30 नहीं, 30 × 30 900 बार चल रही है, क्योंकि ये एफ भी 30 तक हो सकता है, 30 × 30 900, 900 × 10⁵ वेल विद इन द टाइम लिमिट्स। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई गेस आई एम डन विद द होल डिवीजन 4। सो थैंक यू गाइज। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर कॉन्टेस्ट के बाद डेली डिस्कशंस करता हूँ, तो डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आप इस मीट में आ सकते हो, जिसपे मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर क्वेश्चन का, और मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट।